फिजिक्स में चैप्टर 9 जो रे ऑप्टिक्स है, और अभी आप लोगों का जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का टर्म 2 का ये फर्स्ट टॉपिक होगा, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट नहीं, सेकंड टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट थे, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है अभी इस सिनेरियो में आपके सिलेबस से हट गया है, इसलिए आज हम लोग सीधे स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई लाइट, रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक्चुअल में जो इसका रीजन होता है वह चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उस लाइट की जो स्पीड होती है वह चेंज हो जाती है, और उस चेंज होने की वजह से ही यह फिनोमेना हैपन होती है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। When a ray of light enter from one medium to another medium, then path of light have to change, or it deviate from original path जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वह अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन जिस सरफेस से होता है उस सरफेस को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। दैट मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये सरफेस है, और अगर इस सरफेस पर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इस लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। और ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस से जैसे ही क्रॉस करती है, यह अपने नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होती है, बेंड हो जाती है। मीन्स ये इस पाथ पे बेंड हो जाती है, इस पाथ पे जाने लगती है, जबकि इसका एक्चुअल या ओरिजिनल जो पाथ है वह कुछ ऐसा है। तो इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जिस सरफेस से ये बेंड हो रही है, यानी कि जो सरफेस इसको दोनों मीडियम को अलग अलग करता है, यानी ऊपर का मीडियम कुछ और है और नीचे का मीडियम कुछ और है, तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं, सॉरी इंटरफेस, इसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। और इसके ऊपर और नीचे दोनों मीडियम अलग अलग होती है। सपोज करिए कि ऊपर की मीडियम जैसे मान लीजिए कि एयर है, और नीचे की मीडियम यदि ग्लास है या वाटर है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप की मीडियम है। रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, तो ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंड जो ये एंगल है, इस एंगल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको कहा जाता है। ये जो रे है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, और इस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है या इस लाइट के स्पीड के चेंज होने की वजह से होती है। तो लाइट की स्पीड क्यों चेंज होती है? इसका रीजन ये होता है कि जब रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है, तो यहाँ पे रेयर क्या है और डेंसर क्या है। तो अगर ये एयर है तो इसको हम कहते हैं कि यह रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, और ये ग्लास है तो इसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो वह कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिस टर्मिनोलॉजी के बेस पे हम लोग रेयर और डेंसर को डिफाइन करते हैं? तो देखिए, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वह मीडियम डेंसर होती है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वह मीडियम रेयर होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वह कम होती है कंपेरिजन देन रेयर मीडियम के। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, दोनों में से किसी को ले लें, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसमें मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को वी से, तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी हो जाता है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और यह जो सी की वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये किसमें होती है? तो एयर या वैक्यूम में होती है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। और जनरली हम देखें तो जो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको म्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू जी से, या वाटर है तो इसको म्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये होता है इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे शुड बी लाई इन द सेम प्लेन, ये यही प्लेन में होना चाहिए। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के साइन का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको ये कांस्टेंट के बराबर होता है, कांस्टेंट, और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी नाम से जाना जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसे स्नेल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक सिंपल इंट्रोडक्शन था। इसमें अगर कुछ मीडियम्स को हम देखें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बिहाफ पे उनका किस तरीके से उनका सीक्वेंस होता है, तो इसमें हम देखें कि सबसे जो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वह एयर का होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है वाटर का। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ग्लास का होता है, और ग्लास के बाद अगर हम देखें तो डायमंड का होता है, और उससे भी ज़्यादा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वह कलर्ड लिक्विड का होता है, कलर्ड लिक्विड का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जबकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या 1.33 के बराबर होता है,
ग्लास का, तो ग्लास अलग अलग वेराइटी का होता है, लेकिन अगर किसी कोई स्पेशल वेराइटी नहीं दी गई है तो जनरली में इसको हम लोग 1.5 कंसीडर करते हैं। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है, जबकि कलर्ड लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह कलर पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर में उसको कुछ नहीं बताया जा रहा है कि हाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि इन दोनों में कुछ इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे दोनों में रिलेशन है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक सिंपल इंट्रोडक्शन देखा। अब हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वह किसी रेक्टेंगुलर ग्लास के थ्रू किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए reflection of light through a glass rectangular glass slab, through a rectangular glass slab। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उसके थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना कैसे हैपन होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि ये एक कोई ग्लास स्लैब है या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और इसकी विड्थ को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इसकी विड्थ कितनी है, तो टी है। इसकी विड्थ को मैंने मान लिया कि टी है। यह ग्लास है, यह ग्लास है, इसलिए इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मैं इसको म्यू जी कंसीडर कर लेता हूँ। इसके आउटसाइड में यहाँ पे एयर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वे कंसीडर किया गया है, और नीचे भी एयर ही है तो यहाँ भी जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वह म्यू वे के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें यदि कोई रे ऑफ लाइट अगर इस तरह से इंसिडेंट होती है, यहाँ पे ये इंसिडेंट होती है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यदि कोई नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, इस तरह से कोई नॉर्मल अगर ड्रॉ किया जाता है तो हम जैसे कि जानते हैं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो वह अपने नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रे ऑफ लाइट जिसे सीधे निकलना चाहिए था वह सीधे न जा करके क्या होती है, ये यहाँ से बेंड हो जाती है। किधर बेंड हो रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इस पाथ पे क्या होती है, बेंड हो जाती है। और अगेन दूसरे इसके फेस से, रेक्टेंगुलर ग्लास के दूसरे फेस से जहाँ पे ये अगेन इंसिडेंट हुई है, अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो यहाँ से क्या होती है, फिर अब डेंसर से रेयर में इंटर कर रही है, इसलिए ये अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल हो जाती है, अपने नॉर्मल से ये दूर हट जाती है। तो इस फिनोमेना को ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें जो ये एंगल है, इस एंगल को मैं I1 के नाम से नाइबल नाम दे रहा हूँ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ये R1 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये एंगल अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिसको I2 से डिनोट किया जा सकता है, और ये एंगल R2 है। ठीक है, यहाँ पे I1 और R2 ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि I1 और I2 कैसे इक्वल होता है। एक्चुअल में ये जो रे ऑफ लाइट है, या रे ऑफ लाइट इस तरीके से कुछ सीधे इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या होती है, या अपने नॉर्मल से क्या होती है, बेंड होने की वजह से ये कुछ इस तरीके से पास होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है और ये जो ओरिजिनल पाथ है लाइट का, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ गई है, ये पैरेलल आ गई है। इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। इसको लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसमें हम लोग लेटरल शिफ्ट भी कैलकुलेट करेंगे और साथ में ये भी हम लोग फाइंड करेंगे कि I1 और R2 ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। अब यहाँ पे जैसा हम लोग जानते हैं कि स्नेल्स लॉ के थ्रू अगर स्नेल्स लॉ को यूज किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मीडियम जो कि एयर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ए है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें क्या मिलेगा, यहां से म्यू ए इंटू में साइन I1 इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन R1। ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हुआ म्यू ए इंटू में साइन I1 इक्वल टू म्यू जी इंटू में साइन R1। यहां से अगर म्यू ए अपान म्यू जी यह ले लिया जाए, म्यू ए अपान म्यू जी, तो ये आपको मिल जाएगा साइन R1 अपान साइन I1, इक्वेशन 1। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। अगेन और इसमें से जहां पे ग्लास से जब एयर में रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है तो उस सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू जी है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I2 है। तो अब इन दोनों में अगर रिलेशन क्रिएट किया जाए तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू जी इंटू साइन I2 इक्वल टू, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ए है तो म्यू ए इंटू साइन R2, ये अब मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे अगर मैं म्यू जी को इधर और साइन R2 को मैं इधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा म्यू ए अपान म्यू जी इक्वल टू, म्यू जी को मैंने उधर भेजा है, साइन R2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन I2 अपान साइन R2। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब केयरफुली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वह सेम है, यानी हम लिख सकते हैं सिंस LHS ऑफ 1 and 2 आर इक्वल, ये दोनों ही इक्वल हैं, देयरफॉर साइन R1 अपान साइन I1 इक्वल टू साइन I2 अपान साइन R2। ये रिलेशन इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से या नोट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करें। आप देख सकते हैं कि यह जो ग्लास स्लैब है यह एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे ये नॉर्मल है और इवन ये भी नॉर्मल है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो इसके दोनों साइड जो है पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइन पे एक दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की गई हैं जो दोनों नॉर्मल हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये जो रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, या इसके लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो यहाँ से R1 और I2 ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे मैथमेटिकली, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि सिंस R1 इक्वल टू I2, क्यों है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर
अगर मैं R1 के प्लेस पे I2 ट्रांसफर कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर साइन ऑफ R1 के प्लेस पे I2 मैंने लिख दिया अपान में साइन I1 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन I2 अपान साइन R2। यहाँ से साइन I2 दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। अब इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, इसको इधर, तो ये हो जाएगा साइन R2 इक्वल टू साइन ऑफ I1। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड एंगल ऑफ साइन एंड साइन, देयरफॉर R2 इक्वल टू I1 या I1 इक्वल टू R2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों ही एंगल क्या है, सेम है। तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, यानी कोई रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में जो चेंजेज आते हैं वह पाथ में कितना चेंजेज आते हैं ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि यार कुल कितना उसमें चेंज आता है, यानी कि हमें ये चीज, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डायग्राम सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ यहां से हम लोग इसको चेंज करते हैं। और यहां पे हम लोग लिख लेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसके लिए यहां से इस पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये बी है, और बी पॉइंट से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो परपेंडिकुलर ठीक इसके इक्वल होगा, इस पे 90 डिग्री बनाएगा, और इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं। हम लोगों को BC कैलकुलेट करना है, BC ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो BC कैलकुलेट करना है। यहाँ पे BC कैसे कैलकुलेट होगा, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि ये डेल्टा है, इस एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया डेल्टा है। लेट एंगल BAC इक्वल टू डेल्टा, BAC इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ABC हमें BC कैलकुलेट करना है और AD के साथ में उसको रिलेशन देखना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस एंगल को मैंने ऑब्जर्व किया है, इस एंगल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने की 90 डिग्री के सामने की जो साइड AB है यह क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी, और BC जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी। तब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का रिलेशन होता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस BC अपॉन AB, ये हो जाएगा साइन डेल्टा इक्वल। देयरफॉर BC इक्वल टू, हमें BC चाहिए, तो BC इक्वल टू इस AB को इधर ट्रांसफर कर दें, ये हो जाएगा AB इंटू साइन ऑफ डेल्टा, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से AB भी हमें रिमूव करना है। AB रिमूव करने के लिए क्या करें, ये जो नॉर्मल है N है, इसको मैं ठीक सीधे प्रोड्यूस कर देता हूँ, जो इस रेक्टेंगुलर स्लाइड के दूसरे साइड पर आगे परपेंडिकुलर हो जाता है। और इस तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को D नाम दूँ तो जो AD की लेंथ होगी वह इस ग्लास स्लाइड के विड्थ के इक्वल होगी, जो यहाँ पे T दिया गया है, तो AB हो गया T, और AD हमें पता है, और AB को हमें रिमूव करना है, इसलिए एक AB साइड को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो AB इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस होगा, और इस एंगल को देखा जा रहा है तो BD जो है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मींस AD जो है इसका बेस होगा। तो बेस और हाइपोटेनियस में हमें रिलेशन चाहिए,
तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्रिएट करने वाला जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कॉस होता है। ये हो जाएगा कॉस ऑफ R1। तो कॉस R1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कॉस R1 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। देयरफॉर AB इक्वल टू, AB को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और कॉस R1 को ट्रांसफर करता हूँ राइट साइड, तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन कॉस ऑफ R1। AD इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास है T, तो इसको लिखा जा सकता है AB इक्वल टू T अपॉन कॉस ऑफ R1। तो इस रिलेशन से मैंने AB की वैल्यू T और कॉस के फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया। अब इस AB की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा देयरफॉर BC इक्वल टू, AB के प्लेस पे लिखा जा सकता है T अपॉन कॉस ऑफ R1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एंगल है वो ऑलरेडी मैंने कंसीडर करा है। तो इस डेल्टा एंगल को भी अगर रिमूव मैं कर दूँ तो ये हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट किया जा सकता है इजी वे में। तो देखिए आप ये देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे थी, या इंसिडेंट रे अगर सीधे जाती ये डॉटेड लाइन से जाती और ये नॉर्मल जो है ये डॉटेड लाइन है, तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, यह एंगल R1 प्लस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल इस I1 के इक्वल होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि सिंस I1 इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। क्यों होगा ऐसा, तो इसका रीजन हम मेंशन कर देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर अब हम लोग इजी वे में डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस R1। ये डेल्टा हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ये डेल्टा की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में ट्रांसफर कर दो। तो देयरफॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट BC इक्वल टू ये मिलेगा आपको T इंटू साइन डेल्टा, तो साइन ऑफ I1 माइनस R1 होल अपॉन कॉस ऑफ R1, और यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कि जब कोई रे ऑफ लाइट यदि किसी क्लास स्लैब से इंटर करती है तो जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि लेटरल जो शिफ्ट होता है वह कितना होता है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे इजी में देख सकते हैं कि किसी भी लाइट का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें मात्र 3 इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। पहली चीज कि जिस मीडियम से वो रिफ्लेक्ट हो रही है उस मीडियम की विड्थ क्या है, मीन्स T, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। बस इतनी चीजें अगर हमें मिल जाती है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो जाती है, तो हम लोग उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं या लेटरल शिफ्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलिए अब इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ओके।